दोस्तों यस बैंक की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी राहत भरी खबर निकल के आ रही है। आज बाजार में गिरावट का माहौल है। निफ्टी बैंक हो या निफ्टी प्राइवेट बैंक दोनों ही गिरावट की चपेट में। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक इस समय ग्रीन जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे। जो बड़े फंड हाउस है उनका क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, क्या खरीदारी हो रही है इस लेवल पे, तो वो अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा आरबीआई का जो एक फैसला है वो बैंकिंग सेक्टर को भारी पड़ सकता है। क्या है वो फैसला, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा बैंकिंग एसोसिएशन ने भी एक बड़ा फैसला किया है। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले। इसके अलावा यस बैंक लगातार बहुत सारे ने बिजनेस टाइप कर रहे हैं और अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब आप देख ही सकते हो कि एक तरफ तो यस बैंक के लिए प्रमोटर की तलाश जारी है और दूसरी तरफ बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में क्या हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। निफ्टी बैंक की बात करो इस समय आपको 47,997 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 288 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.60% डाउन है निफ्टी बैंक। तो दबाव देखने को मिल रहा है आज बैंकिंग शेयरों में। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट और ज़्यादा है। 23,837 के स्तर पे आप देख लो कि 207 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.86% डाउन है निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो सरकारी बैंकों के मुकाबले और निफ्टी बैंक के मुकाबले निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा दिख रही है। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक इस समय ठीक लग रहा है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत ही आज पॉजिटिव हुई 23 पर, जबकि आप देखें तो बाजार में गिरावट के साथ आज शुरुआत हुई थी। बाजार में हमने माहौल निगेटिव देखा, उसके बावजूद भी यस बैंक में खरीदारी दिख रही है। तो कल की क्लोजिंग 22.85 के आसपास थी। आज इंट्राडे में 22.75 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा गिरावट के चक्कर में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई 23.30 का इसने हाई बनाया और इस समय स्टॉक 23 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.66% की तेज़ी के साथ। तो एक तरफ तो आप देखें निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1% के आसपास की गिरावट, उसके बावजूद भी ये जो तेज़ी आधा % की है काफ़ी मायने रखती है। और आप समझ सकते हो कि जिस तरह से एक माहौल बनाया गया कि स्टॉक बहुत नीचे जाएगा, 3 बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने आप देख सकते हो कि 17, 18 और 19 के टारगेट दे दिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे निवेश भी कर रहे हैं और आने वाले समय संभावना कुछ और यहाँ पे अलग दिख रही है। अब मार्केट में आप देखें वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 2 है और लगातार वॉल्यूम टॉपर बना हुआ नंबर 2 पे अपनी पोजीशन को बनाए रखा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा फैसला किया जा रहा है। आप देख सकते हो आरबीआई का कहना है कि बैंक जो भी लोन बांटती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उसके लिए 5% प्रोविज़न रखे। यानी कल को वो अगर सारा का पैसा डूब जाए तो बैंकों के ऊपर रिस्क ज़्यादा ना, उसके लिए प्रोविज़न रखना होगा और जैसे जैसे उनसे रिकवरी होगी प्रोविज़न को कम किया जा सकता है। तो ये नया रूल्स लाया जा रहा है आरबीआई की तरफ से और इसको लेकर अब पूरा आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर भी प्रेशर में आ गया है कि एक तरफ तो सरकार ने इस समय हैवी कैपेक्स बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तेज़ी से बूस्ट करने के लिए। सरकार की तरफ से जो इस बार अनाउंसमेंट किए गए जिससे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये फैसला ये बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है इस समय इस गाइडलाइन के माध्यम से जो आरबीआई ने लाई है कि जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले समय उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो सकती है और ऐसे में आने वाले समय काफ़ी प्रोजेक्ट जो डिले भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो पहिया है वो जो घूम रहा है तेज़ी से उस पर ब्रेक लग सकता है। अभी देखिए जो हमारा इंतरिम बजट है उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 11.11 लाख करोड़ के यहाँ पे कैपेक्स का ऐलान किया फाइनेंशियल 2025 के लिए, जो देख दो कि 17% ज़्यादा है। फाइनेंशियल 2024 में 9.5 लाख करोड़ के आसपास था। तो एक तरफ तो सरकार ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और एक दूसरी तरफ देखें तो बैंक का ये नया जो ड्राफ्ट अभी फ़िलहाल अगर देखें तो अभी इसको रजामंदी मिली नहीं है। सेंट्रल बैंक ने देख सको कि 15 जून के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट को यहाँ पे लैंडर्स को प्रोवाइड किया है और उनकी फीडबैक मांगी है। उनकी फीडबैक के बाद में ही इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो अब बैंकिंग सेक्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका जो कहना है वो जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो प्रोविज़न ज़्यादा रखा गया तो जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की वो बढ़ेगी
और जिससे कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो प्रोजेक्ट है वो भी डिले होंगे और साथ में जो लोन है उस लोन के भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो रिकवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, चिंता का विषय बन जाएगा। अब इसी को लेकर इंडिया रेटिंग की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने इस बार कैपेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और बैंकिंग सेक्टर अब इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोन उनको बांटना होगा इन सारे नए प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि सरकार का विज़न भी बड़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। तो ऐसे में जो प्रोजेक्ट के ऊपर लोन तो प्रोवाइड करना होगा, लेकिन ये जो पॉलिसी है ये कुछ यहाँ पे इसमें ऑब्स्टेकल ला सकती है। अब इसको लेकर नोमुरा का भी कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोन दिया जा रहा है बैंकों की तरफ से, उस पर आने वाले समय कुछ सवाल निकल के आ जाएंगे और इसमें जो गति से जो प्रोजेक्ट इस समय जो आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर कुछ रुकावट आ सकती है। अब इसके पीछे आरबीआई का जो सबसे बड़ा तर्क है कि अगर इस तरह से अचानक जो लोन की जो बढ़ाने की जो संख्या बढ़ रही है, यानी बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ये बिल्कुल पुरानी वो स्थिति पे वापस हो सके 2012-13 के दरमियान, जब बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट शुरू होते और बहुत सारा लोन बांटा गया था, बाद में वो सारा एनपीए बन गया था और इसीलिए वो फिर से वो माहौल न बन जाए, इसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि देख सकते हो कि एक 2008 में जब मार्केट में जब मंदी आई थी और आप देखें तो मार्केट स्लिप गए थे, उस समय सारे के सारे जो इंफ्रा कंपनियों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी और इसीलिए सरकार चाहती है कि वो फिर से वो वाला पुराना जो माहौल है वो बने नहीं। ग्लोबल रीजन की वजह से जो पूरा आप देखें तो माहौल एक निगेटिव बन गया था, एक बूम आई हुई थी 2008 के पहले, वो सारी की सारी खत्म हुई और फिर से आने वाले समय बैंकों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये नया रूल्स लाने की कोशिश की जा रही है आरबीआई की तरफ से। अब देखना होगा क्या इसका इम्प्लीमेशन होता है या इसको रोका जाता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से फैसला किया गया और उन्होंने ये प्रपोजल रखा है कि जो बैंकिंग का जो टाइमिंग है, यानी जो पीरियड है, जो वर्किंग पीरियड है, वो फिर से 5 दिन का किया जाए, यानी सैटरडे संडे को फिर से हॉलीडे किया जाए। और उनका कहना है कि इससे जो एम्प्लॉयज़ को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा और काम करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पे बैंक एसोसिएशन की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया है, गवर्नमेंट के सामने फिलहाल अभी रखा गया है। गवर्नमेंट ने अभी इसको अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से ये सप्ताह जो 5 दिन का हो जाए, ताकि आने वाले समय काम तेज़ी से बढ़ सके, इम्प्रूवमेंट देखने को मिले वर्किंग कैपेसिटी में। अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सप्ताह का 5 दिन का होगा तो अगर एक और हॉलीडे आ जाता तो वो लंबा पीरियड हो जाएगा, लोगों को किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी के काम रुक सकते हैं। इसके अलावा एटीएम में जो मनी आप देखें तो वो स्टाफ के माध्यम से ही वहाँ पे डिपॉजिट की जाती है। अगर छुट्टियाँ इतनी लंबी आएगी तो एटीएम भी खाली हो जाएंगे, वहाँ पर भी लोगों को पैसे नहीं मिल पाएंगे और डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ जाएगी, वो सारा बंद होगा तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे इसका पीरियड भी बढ़ाना होगा, सुबह 9:45 से लेकर 5:30 तक करना होगा, तभी उसको मैच किया जा सकता है। तो अब देख सकते हो इस समय आप देखें तो फिलहाल अल्टरनेट डेज़ के हिसाब से छुट्टियाँ रहती है। जो आप देखें तो फर्स्ट और थर्ड सैटरडे को यहाँ पे खुला रहता है बैंक, 2 दिन के लिए बैंक में शनिवार को छुट्टी और 2 दिन बैंक काम करती है। तो अभी ये प्रपोजल आया, देखना होगा कि क्या इसको मंजूरी दी जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यस बैंक की बात करें तो अभी यस बैंक अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नए रास्ते भी तलाश रहे। अभी रिसेंटली इन्होंने EBNX के साथ में एक पार्टनरशिप की है, ब्राज़ीलियन कंपनी है ये। और अब आप देखें तो इसका जो बेनिफिट होगा कि ग्लोबल मर्चेंट अब इंडियन कंज्यूमर के साथ जुड़ पाएंगे और अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे, यानी जो हमारे UPI ट्रांजैक्शन के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में भी वो अपना बिजनेस कर पाएंगे। तो ट्रैवल सेगमेंट के लिए हो या फिर इंटरटेनमेंट सेगमेंट के लिए हो, ऐसे में ग्लोबल प्लेयर के लिए भी इंडिया के द्वार खुल चुके हैं और यस बैंक इसका फ़ायदा उठाने को बिल्कुल तैयार है। तो ये अच्छा मौका है एक तरह से यस बैंक में, और जल्दी यहाँ पे प्रमोटर की मिलने की भी संभावना पूरी बनी हो चुकी है, RBI की रजामंदी मिल चुकी है। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं तो सुबह 9:22 पर 23.10 की प्राइस से 31,47,000 शेयर की शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:26 पर 23 की प्राइस से 37,44,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:50 पर 22.95 की प्राइस से 26,80,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:21 पर 22.85 की प्राइस से 23,26,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 10:30 पर 23.05 की प्राइस से 27,41,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:38 पर 23 की प्राइस से 28,51,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। और उसके बाद देखें तो 11:04 पर 23 की प्राइस से 31,71,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:33 पर 23.10 की प्राइस से 37,05,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। और फिर 2:14 पर 23 की प्राइस से 20,51,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई।
तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बिकवाली जरूर हुई है, लेकिन आज खरीदारी का जोर काफ़ी अच्छा है। बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, जो इशारा करे कि यस बैंक में फिर तेजी आ सकती है और अब डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है, निवेश करना चाहिए। निचले लेवल से मजबूत इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, और जब बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर इसको 25-26 के आसपास खरीदारी करे तो आपको भी बिना डरे निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।